हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मुझे डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब की स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी। तो उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मैं कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल का बहुत लॉन्ग पार्ट्स में डाला है बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, वो ज़रूरी था और उसका एक हिंदी मीन्स वो इंग्लिश में है, हिंदी में कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल और काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल का मैं जो न्यूमेरिकल है वो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं उस न्यूमेरिकल को आपकी तरफ आपके साइड में रखता हूँ। तो वो है डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब सपोर्टेड ऑन मेसनरी वॉल यूजुअली ऑन सम रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट जो है मतलब उनका गिवन डाटा यहाँ पे हम बोल देते हैं। ओके, गिवन डाटा। सो जो गिवन डाटा हमारे पास है वो ऐसा है। फर्स्ट, क्लियर स्पैन है हमारे पास जो कि 3 मीटर का क्लियर स्पैन है। मीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो गिवन डाटा हमारे पास है वो है लाई लोड, जो कि हमें दिया है 4000 न्यूटन पर मीटर, 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन थर्ड जो है वो हमारे पास है, बोला कि यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है, अभी आप इसके बारे में अगर आप कंफ्यूज होंगे मीटर स्क्वायर के बारे में, दोस्तों आपको मेरा लाई लोड का वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब आप वहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट स्लैब्स के लिए, डिफरेंट फ्लोर्स के लिए मैंने डिफरेंट जो IS 875 1986 है वहाँ से डिफरेंट कैलकुलेशंस, जो लोडिंग के कैलकुलेशंस, लोड कितना लेना है मैंने वहाँ पे बताया। तो वहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमें इतना हमारे पास सिर्फ गिवन डाटा है और इस गिवन डाटा का यूज़ करके हमें क्या करना है, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब करना है। ठीक है, उन्होंने ऐसा हमें नहीं बोला कि LY/LX रेशो का कुछ क्राइटेरिया दिए है। हमें बोला है कि बस आपको क्लियर स्पैन दिए है, आपके पास लाई लोड आपके पास है, आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है, Fe415 स्टील यूज़ करना है, बाकी आपको सारी प्रोसेस करके ये डिज़ाइन करना है ना। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ से मैं सोल्यूशन जो बोल देता हूँ, जो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन इस प्रॉपर इस गिवन डाटा के लिए जो रहेगा उसमें हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कुछ अज्यूम करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी अगर मैं देखा स्लैब, जो अगर ये स्लैब बोल दूँ, ठीक है, अगर ये स्लैब कहीं पर रेस्ट होता है, मतलब किसी के ऊपर रहता है, ठीक है, तो वो रहती है हमारी वॉल, राइट। बीम और स्लैब एक साथ कास्ट होता है, आपको पता ही है। तो वो किसके ऊपर रहता है, हमारे बीम वॉल के ऊपर रहता है, मेसनरी वॉल के ऊपर। तो सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लूंगा लेट अस प्रोवाइड अ बेयरिंग ऑफ 120 mm। ओके, let us provide the bearings of 120 mm। ओके, तो मैं 120 mm का बेयरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो बेयरिंग जो थिकनेस रहने वाली है एक वॉल की, ठीक है, वो हमारे रहने वाली है 120 mm। ओके, 120 mm एट ईच साइड। ओके, नाउ स्पैन बिटवीन सेंटर ऑफ बेयरिंग। अभी देखो, अभी मैंने ये जो बनाया, मतलब अभी हमारा ये उन्होंने बोला क्लियर स्पैन बोला था हमें 3 मीटर। ओके, लेकिन अभी हमने क्या किया, 120 mm का हमने बियरिंग प्रोवाइड किया। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर, मतलब हमारा वन वे स्लैब है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, बियरिंग प्रोवाइड किया। मतलब इस डायरेक्शन में आधी होगी, इस डायरेक्शन में आगे होगी, मतलब ये स्लैब उसके हाफ सेंटर में बैठेगा। सिमिलरली भी इधर इस जैसा कुछ होगा। ओके, ये हमारी बेयरिंग होगी इतनी। ठीक है, तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है, अभी यहाँ से इतना डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस हमें जो रहेगा, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो डिस्टेंस है कितना एग्जैक्टली हमें पता रहना चाहिए। तो वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे द स्पैन बिटवीन सेंटर ऑफ बेयरिंग। अभी ये तो हमारा अजम्पशन हो गया कि हमने बेयरिंग प्रोवाइड की। ठीक है, नाउ द स्पैन बिटवीन द सेंटर ऑफ बेयरिंग, स्पैन between the center of
bearing. Okay, the span between the center of the bearing is equals to nothing but 3 plus 0.12, okay, equals to 3.12 मीटर. अभी देखो क्या वो मैं कैसे लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ. ये था हमारा 120 mm, तो ये हाफ लेंगे हम 0.06, ओके, मतलब 60 mm लेंगे और इधर का 60 mm, तो दोनों का मिला के क्या 120 mm, तो 3 प्लस 0.12 लिया. आप इसको 3 प्लस 0.066 प्लस 0.06 वैसा करेंगे तो ये भी आंसर आपको मिलेगा. ओके, तो हमें क्या मिल गया अभी, स्पैन से बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेयरिंग हमें मिल गया, ये मिल गया हमें 3.12. मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, तो थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा. और ये जो पूरी नोट्स है आपको मेरे वेबसाइट पे इस वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा. ओके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो और मेरे वेबसाइट को मतलब विजिट करना भूलेगा मत. ओके, चलो तो अभी हम आगे चलते हैं. अभी हम अजम्पशन पे चल रहे हैं. ओके, अभी तक हमने सिर्फ बेयरिंग अज्यूम किया. नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ 0.3% ऑफ थ्रेड. ओके, अज्यूमिंग 0.3% ऑफ स्टील. ओके, एंड मॉडिफिकेशन जो फैक्टर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन फैक्टर जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो है मेरे पास, मतलब जो मैं ले रहा हूँ वो है 1.4. ओके, सिंस Fe415 यूज, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सिंस वी आर यूजिंग Fe415 यूज़ कर रहे हैं. ओके, इसके वजह से. नाउ बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज 20. ओके, अभी एक बेसिक वैल्यू भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ. ठीक है, नाउ सबसे पहले ये भी स्टेप नंबर 1 होगी. स्टेप नंबर 2 में चलो हम कलर चेंज कर देते थोड़ा, और थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते. ठीक है, या दिस वन. चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितनी इफेक्टिव डेप्थ चाहिए. सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ. दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप कौन सी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके डायमेंशन निकालना जरूरी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले निकालूंगा इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, कितनी इफेक्टिव डेप्थ हमें लग रही है. वेट मिनट. ओके, हाउ मच इफेक्टिव डेप्थ वी आर रिक्वायर्ड. इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड. ठीक है, अभी मैं निकालूंगा इफेक्टिव डेप्थ हमें कितनी लग रही है. तो जो हमें इफेक्टिव डेप्थ जो लगने वाली है वो रहेगी हमें स्पैन डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर. ठीक है, अभी आप बोलेंगे 20 भाई कहाँ चला है. ठीक है, तो ये 20 ये है द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज इक्वल टू 20. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 लिया. ओके, सो इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, हमें जो इफेक्टिव डेप्थ चाहिए वो कितने रहेंगे हम निकालेंगे. तो स्पैन लेंथ हमें मिल गई 3.12 मीटर, मतलब मैं उसको mm में कन्वर्ट करूंगा तो वो रहेगा 3120, बिकॉज हमारी ये वैल्यू mm में है. राइट, सो 20 मल्टीप्लाई बाय हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर अज्यूम किया यहाँ पे 1.4. राइट, सो यहाँ पे मैंने ले लिया 1.4. ओके, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 112 mm. राइट, तो ये मिल गया मुझे आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट टिप जो मैं करने जा रहा हूँ, मतलब इसी इसमें अभी जो डेप्थ मुझे, मतलब इफेक्टिव डेप्थ, मतलब ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है. ओके, ये इतनी जो है हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये इफेक्टिव डेप्थ हमें इतनी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट क्लियर कवर डिस्टेंस एट द clear cover distance of how much it is 15 mm. ओके, स्लैब के लिए हम 15 mm क्लियर कर देते हैं. तो अगर मुझे 8 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करने हैं 8 mm डायमीटर मुझे बार प्रोवाइड करना है 15 mm क्लियर कवर के साथ.
ठीक है, तो मुझे कितना इफेक्टिव डेप्थ लगेगा एग्जैक्टली वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इफेक्टिव कवर जो लगने वाला है, ओके, इफेक्टिव ओके, इफेक्टिव कवर अभी मुझे निकालना, मतलब इफेक्टिव कवर निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तो इफेक्टिव कवर अगर मुझे निकालना है तो इसका ऐसा कैलकुलेशन रहेगा, जो मेरा रहेगा 50 जो क्लियर कवर है प्लस डायमीटर जो हम बार प्रोवाइड करने वाले उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ। क्योंकि क्या होता है, अभी ये जो सेंटर इफेक्टिव मतलब क्या है, बार के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये बार है आपका, बार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ मतलब बार के बॉटम तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव, इसको बोलते हैं ओवरऑल। ओके नाउ अभी इफेक्टिव कवर जो है वो हमें मिलेगा 15 + 4, मतलब ये मिल गया मुझे 19 mm, मतलब मुझे मिनिमम 19 mm क्लियर कवर इफेक्टिव इतना मुझे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है नाउ उसके बाद अभी मुझे, अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी मान लो कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये स्लैब है आपका। ठीक है, स्लैब का इफेक्टिव डेप्थ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक जाएगा, ये जो लाइन है यहाँ तक जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलता हूँ तो पूरा डायमेंशन जाएगा यहाँ तक, ये मतलब पूरा ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, सो ओवरऑल डेप्थ में हमेशा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा और स्मॉल डेप्थ जो है मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट, मतलब स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगे। ओके नाउ अभी हम बात करेंगे ये ओवरऑल डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए, मतलब हमें कितनी ओवरऑल डेप्थ चाहिए। ओके, हाउ मच ओवरऑल डेप्थ यू रिक्वायर्ड, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमारा ये 1112 जो इफेक्टिव मतलब रिक्वायर्ड डेप्थ है, प्लस उसके साथ हम करेंगे 19, ये एडिशन इफेक्टिव कवर जो हमारा है उसका ऐड करेंगे, तो हमें मिल रहा है 131 mm। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एन ओवरऑल डेप्थ ऑफ 100 एंड, अभी वहाँ पे 131 आया तो हम इसको 135 राउंड अप कर लेते हैं। ओके 135 mm। ये दोस्तों ये चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में चलती है। ओके, जो राउंड ऑफ की चीज़ें हैं ना वो आपको करना ही पड़ेगा, उसके से आपको आंसर्स मतलब जो मिलने हैं, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिलेंगे नहीं। ओके तो चलो हमें इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ मिल गया हमें। ठीक है, अभी ओवरऑल डेप्थ मिलने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे हमारे कैलकुलेशन की तरफ, जो थोड़ा सेटअप करने में टाइम लगता है। ओके सो अभी इसके हिसाब से, इसे 135 के हिसाब से मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ेगा। ओके इफेक्टिव डेप्थ, सो जो मेरी इफेक्टिव डेप्थ जो मुझे मिलेगी वो रहेगी 135 जो वैल्यू आई, माइनस उसमें से मैं 19 जो मेरा इफेक्टिव क्लियर कवर माइनस करूँगा, मतलब 116 mm ये मुझे मिलेगी इफेक्टिव डेप्थ। ओके तो ये एक पर्टिकुलर वे हाउ टू डिटरमाइन द इफेक्टिव डेप्थ फॉर अ स्लैब। ओके ना उसके बाद अभी ये होगी स्टेप नंबर 2, अभी हम स्टेप नंबर 3 के तरफ जाएंगे और अपना कलर करेंगे चेंज, और कलर चेंज से करेंगे रेड पे आएंगे। सॉरी चलो ओके सो अभी हम थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे लोड्स के बारे में। ओके कौन कौन से डिफरेंट लोड्स रहते हैं दोस्तों, बोला जाए तो स्लैब के लिए डेड लोड आता है जो उसका खुद का वेट रहता है, फ्लोर फिनिश आएगा, लाइव लोड आएगा। ठीक है, तो ये सारे तीन के तीन ही लोड हमें बताना है। तो सबसे पहले जो लोड की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपका डेड लोड ऑफ द स्लैब। ओके वेट मिनट, डेड लोड ऑफ द स्लैब। डेड लोड ऑफ द स्लैब कैसा रहेगा, 25 ये जो है ये डेंसिटी हो गई, जो मतलब कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की डेंसिटी हम जिनको बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 135 जो इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये मुझे मिलेगी पूरा 3375। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ना उसके बाद डेड लोड होने के बाद हम बात करेंगे फ्लोर
फिनिश। फ्लोर फिनिश मतलब जो हमें 20 mm का में जो यहाँ पे टाइल्स वगैरह जो लगाने वाला है उसका लोडिंग के बारे में बात करें तो ये रहेगा हमारा फ्लोर फिनिश के लिए हम जो डेंसिटी लेंगे वो रहेंगे 24 ओके मल्टीप्लाई बाय 20 जो हमारा डायमेंशन है ओके। तो हमें आंसर मिलेगा 480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके। देन थर्ड में जाएंगे, उसमें आएगा आपका लाइव लोड जो कि आपको ऑलरेडी दिया है ओके। लाइव लोड जो हमें दिया है वो है हमारा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके। देन अभी हम निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड जो हम निकालने वाले वो रहेगा लाइव लोड, फ्लोर फिनिश और डेड लोड सबका एडिशन, तो वो आता है 7855 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके। सो 7855 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमें टोटल लोड हमें चाहिए हमारे इसके लिए ना। अभी आपको पता होगा ये तो रिक्वायर्ड लोड है, लेकिन हमें फैक्टर्ड लोड बनाना पड़ेगा ताकि अगर आपको कुछ आगे जाकर कुछ लोडिंग बढ़ाना है तो ओके तो आपके लिए वो लोड कम में आएगा ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा फैक्टर्ड लोड ओके। फैक्टर्ड लोड जो आपका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जिसको अभी ये इसको मैं नाम देता हूँ W ओके। तो हम WU बनाएंगे जो कि हमारा फैक्टर्ड लोड रिप्रेजेंट करेगा ओके। वो रहेगा 1.5 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, अगर आपको वर्किंग लोड को फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना है। अभी ये हमारा कौन सा लोड है, वर्किंग लोड ओके। ये हो गया हमारा वर्किंग लोड। अगर इस वर्किंग लोड को आपको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है तो आपको वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय WL मतलब वर्किंग लोड, सो इट इज नथिंग बट WL ओके। सो इट इज नथिंग बट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7855 सो वी गेट द वैल्यू एज हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिलता है हमें 11,782.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके। ये हमें मिल गया फैक्टर लोड ना। उसके बाद ये हो गया, ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसमें इफेक्टिव लोड के कैलकुलेशन करना है, इफेक्टिव स्पैन के कैलकुलेशन करना है ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे बेंडिंग मोमेंट की तरफ जाएंगे। तो अभी इसी स्टेप में हम इफेक्टिव स्पैन के कैलकुलेशन करेंगे ओके। चलो आपको बताता हूँ मैं इफेक्टिव स्पैन ओके। सो जो इफेक्टिव स्पैन है ओके, इफेक्टिव स्पैन हमेशा जो भी वैल्यू में नीचे रखूंगा, नीचे लिखूंगा, उस वैल्यू से आपको क्या लेना है, लेसर लेना है। मतलब फर्स्ट ओके दिस इज टेकन एज अ लेसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे जो दो कंडीशन में रखूंगा उन दो कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, वैल्यू कम लेना है ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बेरिंग इक्वल्स टू 3.12, डिस्टेंस बिटवीन the centers of the bearing equals to 3.12 मीटर, मतलब इतना ही लेना है आपको ठीक है। देन क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल्स टू आपको लेना है 3 प्लस 0.116 जो हमने पहले निकाला यहाँ पे ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ जो हमने निकाली उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये जो निकाला है 0.116 ठीक है, ये जो इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाली उसके बारे में मैंने बात की ओके। तो उसको हम लेंगे तो ये हमें मिलेगा 3.116 मीटर। इसको ये माइनस में दिख रहा है, अच्छे से लिख देता हूँ ओके मीटर ओके। नाउ अभी ये हमें हमारा एग्जैक्ट स्पैन मिला इफेक्टिव स्पैन, ये जो रहेगी वैल्यू आपकी इफेक्टिव स्पैन रहेगी ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझा तो बहुत अच्छी बात है ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे कि प्लीज़ मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.civilnotes.com ओके। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आप वहाँ पे जाएंगे तो ठीक है। तो हम आगे चलते हैं ठीक है। प्रमोशन करना तो मेरा काम है भाई, मेरी वेबसाइट है राइट चलो तो स्टेप नंबर 4 के लिए कलर चेंज
कमिंग टू द वाइट कलर अगेन। ओके, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम पूरे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी अब मैंने आपको बोल दिया कि हम इफेक्टिव स्पैन जो लेने वाले वो 3.116 लेने वाले। ठीक है, नाउ अभी मैं करता हूँ, मैं अभी एक कंसीडर करता हूँ 1 मीटर वाइड स्लैब, 1 मीटर की स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ एक स्लैब की। ठीक है, और उसी 1 मीटर के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, सो कंसीडर, यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले, कंसीडर 1 मीटर। ओके, कंसीडर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, वाइड स्ट्रिप ऑफ द स्लैब। ठीक है, मतलब अगर ये मेरा स्लैब है मान लो, ठीक है, तो मैं इसकी एक 1 मीटर की स्ट्रिप कंसीडर करूंगा। लाइक 1 मीटर की स्ट्रिप में कंसीडर किया। ठीक है, तो 1 मीटर का एक मैं स्ट्रिप बनाया और उसको मैं अज्यूम किया, कंसीडर किया। ठीक है, अभी उसको लेके मैं थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मैं कंसीडर किया। ठीक है, सो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, सो इसमें फर्स्ट रहेगा मेरा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ओके, इज इक्वल्स टू, और फैक्टर्ड मोमेंट जो हम निकालेंगे वो रहेगा, देखो ये सिंपली सपोर्टेड है तो ऑब्वियसली डब्ल्यू यू मतलब फैक्टर लोड एल स्क्वायर बाय 8 हमारा क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा, राइट। सो डब्ल्यू यू मतलब हमारा जो फैक्टर लोड है वो रहेगा हमारा 11782.5 मल्टीप्लाई बाय 3.116 ओके स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ओके, डब्ल्यू यू हमारी ये वैल्यू है, एल स्क्वायर हमारी ये वैल्यू है, 8 मतलब हमारा 8 एज इट इज हमने रखा। तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमें मिलता है 14,300.20 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि हमारा ये मूवमेंट है। ओके, तो ये हमें मिल गया फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट। अभी हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ हम जाएंगे तो हम निकालेंगे हमारा जो इक्वेटर, जो लिमिटिंग बेंडिंग मूवमेंट है उसको फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट के साथ हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग MU लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग मूवमेंट, ओके, लिमिटिंग फैक्टर्ड मूवमेंट टू द लिमिटिंग टू द फैक्टर्ड मूवमेंट। ओके, सो ये कैसे रहेगा, अभी देखो 0.FE415 हम यूज़ करें, उसके लिए जो हमारा लिमिटिंग रहता है वो रहता है 0.138 FCK BD स्क्वायर, ये 8 है। ओके ओके, फिर से लिखो, सॉरी 0.138 FCK BD स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 0.138 मल्टीप्लाई बाय ओके 20 इंटू FCK B हमने 1000 में अज्यूम कर रहा हूँ, डी स्क्वायर हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी। ओके, सो इसमें जो डिप रहेगी, डेप्थ जो हमें मिल रही है वो हमें मिलती है 72 mm इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मतलब दोस्तों इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, आपको 72 mm की स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ आपके पास रहना चाहिए, और आप यूज़ कितनी कर रहे हैं 116, राइट। तो इसका मीनिंग आप जानते हो, आप यूज़ कर रहे हो 116 और आपको चाहिए कितना है 72 mm। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे चेक आपका क्या होगा, राइट हो गया। ठीक है, मतलब आप जो यूज़ कर रहे हैं, आप जो इफेक्टिव डेप्थ आप जो यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल, मतलब इफेक्टिव डेप्थ we are assuming like what we calculated for D is 116 we are having, मतलब हमारे पास ये हम इतना यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड मतलब इतना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। 72 से आप कम ले नहीं सकेंगे, लेकिन आपको 116 के आगे भी नहीं ले सकेंगे, मतलब एक लिमिट है 72 to 116 आप कौन सी वैल्यू ले, ठीक है, लेकिन 72 चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया उसका लिमिटेशंस, बेंडिंग जो डेप्थ है। ओके, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का जो डेप्थ है, बेंडिंग मूवमेंट से जो हमने डेप्थ निकाला उसका, उस लिमिटेशन से ये हमें लिमिटेशन मिल गया 72 mm का। ओके, नाउ अभी ये जो है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक हमारा फार्मूला है, उससे हम MU अपॉन मतलब एक फैक्टर निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं MU अपॉन BD स्क्वायर। अभी हमें क्या ये फैक्टर निकालेंगे, MU अपॉन BD स्क्वायर एक फैक्टर निकालेंगे जो कि हमें हमारे नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन के लिए क्या हमें काम में आएगा। ओके, सो MU अपॉन BD स्क्वायर ये जो हमारा फैक्टर है, इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
अपॉन बी डी स्क्वायर। ओके, सो एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर ये जो फैक्टर है ये किस तरीके से आएगा, मतलब एम यू की हमने जो वैल्यू निकाली यहाँ पे 14300 मतलब 14,300.20 न्यूटन मीटर है। ओके, तो इस न्यूटन मीटर को हम क्या करेंगे, एम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारा बीओडी उसी डायमेंशन में बी हमने 1000 अजूम किया है, क्योंकि हमने 1 मीटर की क्या हमने स्ट्रिप अजूम की है, राइट, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि मैं 1 मीटर का स्ट्रिप अजूम कर रहा हूँ, तो मैंने ये बी 1000 अब मैंने क्या अजूम किया है, अभी समझ में मैंने क्यू ओ कंसिडर किया था। उसके बाद जो हमारा डी है जो हमने निकाला, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड हमें 72 चाहिए, लेकिन हम कितना 116 ले रहे, तो हम 116 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम 116 के रिप्रेजेंट में यहाँ पे 116 का ये स्क्वायर है। ओके, आपको ये समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिल रहा है ये हमें लिखता है 1.063, ये हमें एक मिल गया, फैक्टर मिल गया एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। ठीक है, अभी आप बोलेंगे यार बंदा यार फैक्टर यूज़ किधर कर रहा है, ठीक है, ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फार्मूला है उसमें निकलता है, तो मैंने पहले ही निकाल लिया। ओके, तो दोस्तों अभी हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। सो परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड का एक फार्मूला है जिसको हम पीटी से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला इस तरीके से रहता है, मतलब मुझे एक बार देखना पड़ेगा फार्मूला और दिख के, हाँ, उसका फार्मूला जो रहता है वो रहता है 50 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट, ओके, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय एफ सी के मल्टीप्लाई बाय एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद डिवाइडेड में रहेगा, ये डिवाइडेड में रहेगा एफ वाई अपॉन एफ सी के। ठीक है, तो ये आपका रहेगा एक फार्मूला जो कि पीटी परसेंटेज ऑफ स्टील का है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वैल्यू भरता हूँ तो मेरा आंसर इस तरीके से आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ओके, 4.6, ओके, एफसी के जो रहता है वो रहेगा हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का 20, ओके, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय जो हमने ये फैक्टर निकाला एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.063, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इज एफ वाई इज नथिंग बट 415 जो कि ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 20। ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पीटी परसेंटेज जो मुझे वो मुझे मिलता है 0.32%। मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपका जो पूरा स्लैब रहेगा, ठीक है, उस स्लैब में जो 1 मीटर की स्ट्रिप है उसमें आपको मिनिमम 0.32% ऑफ स्टील आपका लगना चाहिए। ओके, नाउ तो उसके हिसाब से मुझे जो AST लगने वाला है, ओके, जो एरिया ऑफ स्टील जो लगने वाला है स्लैब में, ओके, उसका फार्मूला मुझे ऐसा रहेगा 0.32%, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 116 mm में मैं निकालूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 371.2 mm स्क्वायर। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 मीटर के लिए मुझे 0.32% ऑफ स्टील ये मुझे क्या लगेगा उस स्लैब में लगेगा। ओके, नाउ अभी मैं अगर मैं स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, अगर मैं अभी स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या कैलकुलेशंस करना पड़ेगा वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, सो द स्पेसिंग्स ऑफ 8 mm डायमीटर बार, अगर मैं डायमीटर 8 mm के डायमीटर बार अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से स्पेसिंग लगेगी वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एरिया जो आपका 371.2 जो आया है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है 134 mm मुझे क्या स्पेसिंग लगेगी। ठीक है, अभी मैं आपको स्पेसिंग का फार्मूला आपको बता देता हूँ। स्पेसिंग का फार्मूला कैसा रहता है, तो स्पेसिंग का फार्मूला ये रहता है स्पेसिंग ऑफ 1 बार। स्पेसिंग ऑफ बार से अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि रहेगा एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपका AST।
तो इस फार्मूले के हिसाब से आप स्पेसिंग निकाल सकते हैं। अगर आप साइड पे भी हो तो आपको साइड पे एक बार का आप एरिया निकाल लो। जैसे 8 mm बार का एरिया मुझे 50 mm मिला, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये मैं 50 प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ओके, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 371.2। ओके, 1000 ही कॉन्स्टेंट है वहाँ पे ना। तो ये स्पेसिंग हमें mm में मिल गई ना। उसके बाद हम ये निकालने के बाद मैं प्रोवाइड करना, अभी मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोवाइड 8 mm बार, ओके, एट द रेट ऑफ 134 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये इतना में प्रोवाइड करना। सो एक्चुअल एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, तो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, अभी मुझे एक्चुअल एरिया चाहिए, ठीक है। अभी ये तो मुझे मिल गया, अभी मुझे इसका यूज करके मुझे एक्चुअल एरिया कितना लगेगा वो मुझे पता चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल, अभी ये तो हमारा कैलकुलेशन से निकला, लेकिन एक्चुअल में कितना लग रहा है वो हम निकाल रहे हैं। एक्चुअल एरिया, ओके, ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, क्योंकि वो जो हमने पहले निकाला वो विदाउट स्पेसिंग निकाला, अभी विथ स्पेसिंग निकालेंगे। तो जो रहेगा वो हमारा रहेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, रिप्लेस दिस AST, ठीक है। ये जो AST को हम क्या स्पेसिंग से रिप्लेस करेंगे, अभी हम उसको क्या सिर्फ 100 ये जो है ये मैं 130 करता हूँ इसको, ठीक है। तो 130 करूँगा, ठीक है। तो ये जो मुझे रहेगा आंसर जो मुझे मिलेगा वो ये रहेगा 384.6 mm, राइट। तो अभी मैं बोलूँगा एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मैं भी स्टील अच्छे से नहीं लिखता हूँ। ओके, सो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अगर मुझे चाहिए तो वो ऐसा रहेगा, मेरा जो एरिया है 384.6, जो मुझे एरिया है, एक्चुअल एरिया है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 116। ओके, सो मुझे एक्चुअल एरिया मिलेगा जो रहेगा आपका 0.33%। मतलब दोस्तों इसका मीनिंग ये हो गया 1 मीटर के इसमें आपको 0.33% ऑफ स्टील आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद द मॉडिफिकेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू 0.38% इज 1.38। अभी ये जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो मॉडिफिकेशन फैक्टर वगैरह है 3.18, ठीक है, वो किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो 0.33% के लिए जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो हमारा आता है हमारा 1.3 मॉडिफिकेशन फैक्टर, ओके। ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर में इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी है, ठीक है। तो अभी हम हमारे ये इस स्टेप तक आए, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 5th स्टेप में, ठीक है। 5th स्टेप हमारी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम पूरा शेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आ गए, हेंस वी डिज़ाइन इज सेफ इन सर्विसिबिलिटी कंडीशन। अभी हमने जो चीज़ें निकाली है उसके हिसाब से अभी सर्विसिबिलिटी कंडीशन में है, लेकिन उसके लिए अभी सर्विसिबिलिटी कंडीशन में अगर आपको फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड आपको निकालना पड़ेगा, ये सारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो स्टील है। तो उसके हिसाब से इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड जो आपको लगने वाला है वो रहेगा आपका 316 मेन एरिया जो एक्चुअल एरिया है डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.38 जो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने लिया। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है 113 mm और हम कितना ले रहे हैं 116 mm। और हम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड ये हमारी रिक्वायर्ड है, मतलब 113 हमें चाहिए स्टील का वगैरह सब यूज करके। और इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो हमारी 116 है। तो इसके हिसाब से 113 और 116 का कंपेयर करें तो दोस्तों हम 3 हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर, तो यहाँ से इसके हिसाब से ओके, ये यहाँ तक पार्ट 1 हमारा होता है ख़त्म। मतलब इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा जो स्लैब है इट इज़ सेफ इन सर्विसिबिलिटी कंडीशन। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका ये जो स्लैब है जो आपको प्रॉपर सर्विस देगा फॉर सम ईयर्स,
ओके, तो ये सर्विसिबिलिटी को आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, मतलब इतनी सर्विस आपको मिलनी चाहिए अगर आप प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन करते हो। ओके ना, उसके बाद अभी हम ये होने के बाद जो बेंड एट अल्टरनेट बेंट अप वगैरह है, अभी हम सबसे पहले ये हो गया। अभी हम हमारी जो 6 स्टेप है, ठीक है, तो 6 स्टेप में हम बेंट अप बार के बारे में बात करेंगे। मतलब बेंट अप बार के बारे में बात करें तो इनडायरेक्टली हम शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेंड अल्टरनेट बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं बेंड और बेंड, सॉरी नॉट बेंड, इट्स बेंड, बेंड alternate bars, okay, bars, bend alternate bar at 1/10 of span between the center of bearing. ओके, सो बेंड अल्टरनेट बार्स एट 1/10 ऑफ स्पैन बिटवीन द, मतलब जो स्पैन का 1/10 है उसके इस पर आपको क्या है, बेंट अप बार का 1 बार को बेंट करना, ठीक है। आपको बताता हूँ मैं, अभी हम बेंट अप बार इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि शेयर प्रॉपर तरीके से जो शेयर आते हैं उसको कैरी करने के लिए बेंट अप बार प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, एक नॉर्मल फिनोमिनॉन है। जैसे अगर मान लो मेरा बीम है, ठीक है, और ये बीम के ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है, बाद में लोड अप्लाई होने की वजह से क्या होता है, ये बीम कुछ ऐसा खसा चला जाता है, राइट। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, अभी आप ही देखो, एक नॉर्मल फिनोमिनन है, ऐसा जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कंप्रेशन आ रहा है CU, और यहाँ पे क्या आ रहा है TU, टेंशन आ रहा है। तो टेंशन में क्या होता है, टेंशन कैरी करने के लिए हम यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। तो उसके वजह से ये जो चीज़ें हैं ये होती नहीं है, हमारा स्लैब इसी तरीके से रहता है और स्लैब में क्रैक नहीं आती। तो ये मेन उसका फिनोमिनन हो गया कि वाई स्लैब ऑकर इन अ स्लैब। तो उसका आंसर अभी आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हो तो आपके स्लैब में बेंट अप बार, मतलब आपके स्लैब में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे और क्रैक फेलियर नहीं होगा, ठीक है। शेयर कंडीशन आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बेंट अप अल्टरनेट बार एट 1/10 ऑफ द स्पैन, मतलब आपका जो स्पैन है उसके 1/10 डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, बेंट अप बार प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक फॉर शेयर। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा चेक फॉर शेयर के लिए, ठीक है, नॉट शेयर, हम शेयर चेक कर रहे हैं, ओके। नहीं तो बहुत लोग शेयर बोलते हैं। तो चेक फॉर शेयर हम जाने वाले, ओके, येलो कलर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें जो पहली स्टेप आएगी वो आपकी रहेगी शेयर फोर्स एट एज ऑफ द सपोर्ट, ओके, शेयर फोर्स एट द एज ऑफ द सपोर्ट, ओके। सो शेयर फोर्स एट द एज ऑफ द सपोर्ट जो आपको निकालना है वो हमेशा अपने कॉलेज में देखा है, उसको व्यू हम बोलते हैं, ओके। सो व्यू इक्वल्स टू आपका फैक्टर्ड लोड मल्टीप्लाई बाय क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय 2, ओके। मतलब आपको अगर व्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वर्किंग लोड है, सॉरी फैक्टर लोड है, मल्टीप्लाई बाय क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला है, मतलब इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो रहेगा 11,782.5 इंटू जो हमारा क्लियर स्पैन है, अब इफेक्टिव बात नहीं, क्लियर स्पैन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, जो कि हमारा 3 है, डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 17,673.75 न्यूटन, ओके। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, शेयर जो कि शेयर फोर्स एट द एंड ऑफ द एज ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। मतलब एज ऑफ द सपोर्ट में जो एज रहती है, ठीक है, सपोर्ट का जो एज है उसके ऊपर आपका कितना शेयर आने वाला है वो मिल गया मुझे। उसके बाद मैं नॉर्मल शेयर स्ट्रेस निकालूंगा जो कि नॉर्मल रहने वाला है। नॉर्मल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टाउ वी, ओके। तो नॉर्मल शेयर स्ट्रेस जो रहता है वो टाउ वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फार्मूला है जो हमारा एज पे हमें जो शेयर मिला था मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी, ओके। सो जो व्यू मुझे मिला है वो है हमारा 17,673.75
डिवाइडेड बाय जो हमारा बी है, बी हम 1000 mm 1000 मतलब 1 मीटर का मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया था, मल्टीप्लाई बाय जो डी है ओके वो हमारा 116 है जो इफेक्टिव डेप्थ है, इज इक्वल टू मुझे मिलेगा वैल्यू 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके उसके बाद अभी हमारे पास हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टील अवेलेबल है, परसेंटेज ऑफ स्टील अवेलेबल ओके नियर सपोर्ट। ओके इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, जो हमारे पास 0.32 सपोर्ट है तो मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो क्योंकि 2 सपोर्ट है तो एक एक सपोर्ट में मुझे मिल जाएगा, तो 0.16 परसेंटेज ऑफ स्टील हम एक सपोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना डायमेंशन मुझे मिल गया ना। अभी ये डायमेंशन सारा मिलने के बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन के जाएंगे। अभी हमें शेयर का पूरा डाटा मिल गया, अभी हमें शेयर को डाटा मिल गया, अभी हमें शेयर को डिजाइन करना है। तो शेयर स्ट्रेंथ को अगर डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो डिजाइन अ शेयर स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ओके, design a shearing strength of concrete corresponding to 0.16 परसेंटेज ऑफ स्टील। ओके सो उसके हिसाब से मुझे जो टाउसी मिलता है वो मुझे मिलता है 0.30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि ये मिला कहाँ से, 0.30 मिला कहाँ से, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो टाउ मतलब टाउ सी जो आपको मिलता है उसके लिए आपको एक टेबल आपको चेक करना पड़ेगा। ओके तो उस टेबल के हिसाब से आपको ये सारा मिलता है। टाउ सी जो आपको मिलता है वो उसके लिए डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको एक टेबल बता देता हूँ मैं। एक डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ओके ये टेबल है। ठीक है, इसको हम टाउसी बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ इसको ऑफ कंक्रीट, जो कि हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलता है। यहाँ पे सॉरी mm स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे, मैंने मीटर स्क्वायर लिखा, mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेबल किस तरीके से रहता है आपको बताता हूँ। यहाँ पे रहेगा आपका 100 AST/BD एक कॉलम में रहेगा। ठीक है, और दूसरे कॉलम में जो रहेगा आपका इधर के ये जो कॉलम है इस कॉलम में रहेगा आपका एक टेबल है इस तरीके से। ओके इधर रहेगा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके यहाँ पे रहेगा आपका M15 से लेके मतलब इधर रहेगा M40 तक। ओके तो हम यूज कर रहे हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, राइट। तो हमारी वैल्यू 0.30 आई है। ठीक है, तो हमारा जो 100 AST/BD हमारा जो आया उसके हिसाब से हमने ये वैल्यू 0.30 हमने M20 के टेबल से ली। ओके सो हमारा कितना था 100 AST/BD जो हमारा आया, क्योंकि हमारे पास कितना है 0.16 है। ठीक है, तो हम क्या किया यहाँ पे 0.16 0.20 0.30। ठीक है, मतलब हमारी 0.16 की जो वैल्यू है ठीक है वो 0.20 0.30 के बीच में क्या, सॉरी नॉट 0.2030 आई एम सॉरी, वेट लेट मी करेक्ट इट। ओके तो हमारे पास 0.20 और 0.30 के हिसाब से हमारी वैल्यू आई। हमारी वैल्यू आई है 0.16 परसेंटेज ओके जो 100 AST। तो हमारे पास उसके हिसाब से हमने वैल्यू ली 0.30। हमने इंटरपोलेशन किया और इंटरपोलेशन का यूज़ करके हमें वैल्यू मिला। तो ये 0.20 और 0.10 इसके बीच में जो इंटरपोलेशन की वैल्यू है उनका यूज़ करके हमने 0.30 की वैल्यू निकाली और हमें टाउसी हमें मिल गया, राइट। तो उसके बाद अभी ये होने के बाद मतलब आपको बताइए IS कोड में कौन सी टेबल पे वो मैं आपको कुछ दिन में बता दूंगा। ओके तो ये बहुत सिंपल है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है बाय इंटरपोलेशन आई है, आपको ध्यान में रखना है बाय इंटरपोलेशन। ओके नाउ नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, फॉर 135 mm थिक स्लैब
ओके फॉर 130 mm थिक स्लैब। जो हमारी के की वैल्यू है वो आई हमारी 1.30। ओके अभी आपको मैं के मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ पहले, वेट मिनट। ओके के होता है जो कि मतलब ओवरऑल डेप्थ, उसमें ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। तो उसमें एक टेबल है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू द के। अगर आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है तो उसके हिसाब का के की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। एक टेबल है, उस टेबल में 300 आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। ओवरऑल ये जो डेप्थ है 300, 275, ओके 250, उसके बाद 225, देन 200, देन 175 एंड 150 और लेस, ओके 150 और लेस, सॉरी नॉट ग्रेटर, लेस। ओके सो ये जो के की वैल्यू ये ओवरऑल डेप्थ होगी, ठीक है। ये कैपिटल डी और जो के की वैल्यू है 300 के लिए 1, उसके बोलेंगे 1.05, ये आएगी 1.10, ये आएंगी आपकी 1.15, 1.20, 1.25 एंड 1.30। तो हमारी अभी 150 और 150 से नीचे है, इसलिए हमने क्या किया 1.30 के की वैल्यू हमने ली है। ओके ना उसके बाद जो हमारा अभी ये मतलब वैल्यू जो है एक फार्मूला रहता है टाउ सी डैश, जो हमारा रहता है टाउ सी डैश इक्वल्स टू नथिंग बट के इंटू टाउ सी। ओके सो के की वैल्यू हमारी है 1.30 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी टाउ सी की वैल्यू है वो है हमारी 0.30। ओके तो उसके हिसाब से हमें उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू मिल रहा है 0.39 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो हमें टाउ सी की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.39 मिली। अभी हमारा जो टाउ वी है, ओके ये इसको अभी रिलेशन में हमें बताना है, टाउ वी और टाउ सी का रिलेशन। जो हमारा टाउ वी जो आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाउ वी हमारा आया था 0.15, राइट 0.15, और हमारा टाउ सी जो है वो 0.3 भी है और 0.39 भी है। तो हमारा ये रिलेशन जो है ये क्या हो गया, सेफ है। तो हमारा ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आपका जो शेयर फोर्स की कंडीशन हो क्या होती है, सेफ होती है। मतलब आपका जो शेयर फोर्स एट एज है, ओके और सॉरी शेयर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस है, ओके यू आर ऑलवेज नॉर्मल शेयर स्ट्रेस is always less than how much the we can say the is always less than the design, what we can say, sorry I just forgot, wait. It's always less than the tau c, okay, which is nothing but your this किधर गया design shear strength, okay डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। मतलब टाउ वी इज ऑलवेज लेस देन टाउ सी। सो ये अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है दोस्तों तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके सो कैलकुलेशन में आपको क्या डायमेंशन डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी या डेप्थ घटानी पड़ेगी, आपके ऊपर डिपेंड है। आप डेप्थ बढ़ाएंगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ये सारी डेप्थ का ही कंसेप्ट है। डेप्थ बढ़ाओ आंसर चेंज, डेप्थ घटाओ आंसर चेंज। सर्विसिएबिलिटी ना, एक मिनट इसको तो और लिख देता हूँ। सर्विसिबिलिटी में हमने उसको सेव कर दिया, एंड सेकंड वन जो सेफ है, जो सेफ का चेक है हमारा, वो शेयर में भी सेफ हो गया। ओके मतलब दो, एक सर्विसिबिलिटी और शेयर में, दो चीज़ें में हमारा जो स्लैब है वो सेफ हो गया। नाउ अभी हमें जाना है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, ठीक है। मतलब 6 स्टेप जो हमारे रनिंग की वो हमारे रहेगी चेक फॉर डिज़ाइन, क्या रहेगा, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। ओके तो लिखूंगा चेक फॉर ओके डेवलपमेंट लेंथ। ओके तो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ हमें करना है। तो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ओके कभी कभी अच्छी आती है। ओके सो अगर मुझे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करना है तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको इस पार्ट में समझ में आ जाएगा। वो रहता है सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन आफ्टर 50% कर्टलमेंट ऑफ स्टील। कर्टलमेंट ऑफ स्टील मतलब क्या, बेंड करना। ओके तो इसका मीनिंग ऐसा रहता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखूंगा मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ
resistance of the section okay after 50% curtailment, sorry, not curtailment, ऑफ स्टील। ओके, सो ये जो रहेगा, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे उसका फार्मूला रहेगा M1, हम उसको बोलेंगे इज इक्वल टू 0.87 मल्टीप्लाई बाय FY AST, ओके, देन D इन ब्रैकेट 1 माइनस AST इन ब्रैकेट B इंटू D, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एक फैक्टर है, ओके, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं FY अपॉन FCK, ओके। सो इट इज इक्वल्स टू, ये हमारा रहेगा 0.87 मल्टीप्लाई बाय FY इज नथिंग बट 415 मल्टीप्लाई बाय 192.3 मल्टीप्लाई बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस व्हाट इज AST वी आर हैविंग 192.3 upon 1000 into 116, okay, my multiply by 415 divided by 20। तो ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तो आपको मिलेगा 7.77 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, ओके। सो अभी मुझे डेवलपमेंट लेंथ निकालना है, ठीक है। तो मुझे डेवलपमेंट लेंथ निकालना है, तो कैसा रहेगा, LD में उसको भरूंगा, डेवलपमेंट लेंथ को बोलते हैं, वो रहते हैं 0.87, ओके, FY इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ B इंटू T, ओके। सो इट इज नथिंग बट 0.87 मल्टीप्लाई बाय 4 and 5 मल्टीप्लाई बाय FY डायमीटर जो हम प्रोवाइड करने 8 mm बार का हम डायमीटर यूज करने वाले, डिवाइड बाय 4 इंटू 1.92, ओके। सो इज इक्वल्स टू नथिंग बट 376 mm, ठीक है। तो ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है, ये हमारी मिल गई हमें डेवलपमेंट लेंथ। नाउ उसके बाद एज पर द कोड, जो हमारा कोड है IS 4562,000, उसके हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट है। सो एज पर द कोड, ओके, इज इक्वल्स टू, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू चाहिए 1.3 M1, मतलब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय नॉमिनल शेयर फोर्स मल्टीप्लस LO, ओके। सो इट इज नथिंग बट, जो हमारे ये केस है, तो इन दिस केस, हमारे इस केस में M1 और VU हमारे पास है, तो LO, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है जो फार्मूले में, वो आपको यहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। वो है एंकरेज लेंथ, जो हम एंकरिंग करते हैं ना उसका, तो एंकरेज लेंथ जो टाइप करते हैं ना उसको बोलते हैं एंकरेज लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट, okay, center of support, and not exceeding D or 12 times of the bar diameter, 12 times of the bar diameter, ओके। मतलब ये एंकरेज लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, ये LO एंकरेज लेंथ रहती है, ठीक है। तो हमारा पूरा फार्मूला कैसे, फिर हमें LO निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा टोटल ये जो है 120 हमारा इसका लेंगे, ठीक है। तो ये हमें उसमें से ये जो वैल्यू मिलेंगी उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हमारा क्लियर कवर, ठीक है, ओके। तो माइनस करेंगे 15 जो है, ओके, तो हमें मिलेगा 45 mm, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गई एंकरेज लेंथ, ओके ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरी वैल्यू इसमें पुट करना है, ठीक है। तो या कि हमें चेक करना जो हमारा LD है वो ये एक रिलेशन फॉर्म मतलब सेटिस्फाई करता है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
1.3 मल्टीप्लाई बाय हमारी जो MU की वैल्यू M1 की वैल्यू वो है 7.77 इंटू 10⁶, राइट, 10⁶ डिवाइडेड बाय 17673.75 प्लस 45, ओके, जो एंकरेज लेंथ है ये है हमारे 617 mm। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ओके, ये आई 617, अच्छे तरीके से लिखता हूँ, सॉरी, 617, ओके। तो हमारी ये जो पहले वैल्यू आई थी ये कितनी 31316, मतलब 376 इज ऑब्वियसली लेस देन 61617। ठीक है, तो मतलब हमारा LD जो है जो हमने निकाला था ये हमारे ये कंडीशन मतलब ये जो रिलेशन है क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो एज पर द डिफाइन द डेवलपमेंट लेंथ दैट मीन्स द डिवीजन ऑफ सेफ इन एंकर इज सेफ। ओके, तो डेवलपमेंट इट इज सेफ इन डेवलपमेंट लेंथ LD। ओके, तो हमारे पास 3 सेफ हो गए, एक सर्विसिबिलिटी का, एक हो गया शेयर का और एक हो गया एंकर का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास अभी ये स्लैब को डिज़ाइन करने के ना 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप मतलब अगर आपको LY/LX मतलब 2 साइड दी है, आपको LY भी साइड दी है और आपको LX भी साइड दी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे LY/LX का यूज़ करके आप उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको दिया ही नहीं, हमें गिवन क्या दिया था, हमें सिर्फ लाइलोड गिवन दिया था, राइट, हमें डायमीटर जो M20 ग्रेड यूज़ करे वो दिया था, Fe415 स्टील यूज़ कर रहे थे वो हमें बताया था, और क्लियर स्पैन बताया था। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल रहता है तो आपको डेफिनेटली यही प्रोसेस फॉलो करनी है। लेकिन अगर आपको LY/LX दिया तो आपको डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ तक यही तीन ही शेप है जो तीनों चेक है, तो वही तीनों चेक ही हमें सिर्फ करने थे। नाउ अभी हम जाएंगे हमारा क्या जो फाइनल आउटपुट है, जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट करने के लिए जा रहे हैं हम। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि 8 स्टेप है। ठीक है, वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अभी निकालने जा रहा हूँ इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग निकालने के लिए मैं आपको एक रेनफोर्समेंट एक यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरीके से। ओके, ये मैंने ले लिया यहाँ पे एक स्लैब। ठीक है, तो मैंने एक स्लैब ले लिया। ओके, अब सिर्फ मैं स्लैब का ही आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं, कॉलम के रेनफोर्समेंट आपको मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं स्लैब के बता रहा हूँ। ठीक है, स्लैब के इसमें अभी मैं एक नीचे का जो मेन बार रहता है, ठीक है, वो मेन बार में ऐड करने वाला हूँ। तो मेन बार के लिए मैं एक यहाँ पे एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे सेंटर से सेंटर तक, राइट। उसके बाद मुझे डेवलपमेंट लेंथ भी लेना पड़ेगा, राइट। तो डेवलपमेंट लेंथ मतलब बेंट अप बार जो रहेंगे मेरे वो 0. समथिंग डिस्टेंस पे रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ओके, यहाँ से लेके यहाँ पे मैं उसको ड्रॉप करूँगा, राइट। सो यहाँ से फिर से मैं इधर से इतना डिस्टेंस मेरा बार का रहेगा, इसको या थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे ओके, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है, ठीक है, यहाँ से लेके, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, तो यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस बोल सकते हैं, हाँ इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेम मैं इसको कॉपी तो यहाँ पे मतलब नहीं कर सकता, चलो लेकिन कॉपी कर देगा इसको यहाँ पे। तो इसको यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो मान लो कि नीचे से आपका बिल्डिंग के पूरे कॉलम है, ये सॉरी ये जो है, ठीक है, ये है आपका मतलब यहाँ पे मैं रिव्यू में आपको बता देता हूँ। ठीक है, वेट मिनट। ओके, तो ये जो है, ठीक है, ये जो आपको चीज़ दिख रही है इतना, ठीक है, दिस इज़ व्हाट नथिंग बट अवर 120 mm जो हमने लिया था, राइट। और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। 120 mm। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ, ये जो क्रॉस सेक्शन इतना एरिया आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है डेवलपमेंट का ये जो इतना एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है वो सेंटर के एरिया मतलब कॉलम का जो सेंटर का जो एरिया रहता है उसके उतना जो उसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसका रहता है 312 डिस्टेंस, जो कि हमने निकाला। ओके, जो कि हमने कैलकुलेशंस में निकाला, बेंड अप के कैलकुलेशंस में निकाला। ओके, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अभी ये जो मेन बार है, अभी इसके ऊपर कुछ बार्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारे टोटल डेप्थ हमने जो लिए ये रही है हमारी 135 mm, राइट। और उसके बाद जो अभी हम पूरा डायमेंशन में आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ 8 बार
प्रोवाइड किए 300 mm डिस्टेंस सेंटर को सेंटर के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर थोड़ा दूसरा यूज़ करके कुछ यहाँ पे बार लगा देते हैं, मतलब चलो यहाँ पे बार लगा देते हैं हम, या फिर ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने नंबर ऑफ बार नहीं निकाले, मैं आपको सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इस तरीके से रहती है, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ओके, चाहिए था थोड़ा डायमेंशन कम करना। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं आपको इस तरह प्रॉपर तरीके से अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो है हमारे, ठीक है, ये जो बार है हमारा, ये बार है, ठीक है, जो कि ये रहेगा 8 mm डायमीटर के बार है हमारे, लेकिन एट द रेट ऑफ 130 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी। और ये जो हमारे बार है, जो सर्कल में आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, वो रहेंगे आपके 8 mm के डायमीटर के बार रहेंगे एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अभी और इस पॉइंट से लेके, सॉरी मेरे थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके, ओके सॉरी ओके, तो ये हमारा क्या 3120 इफेक्टिव मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक का, ठीक है, राइट। अगर मैं सिर्फ स्पैन का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा सिर्फ 3 मीटर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये कितना रहेगा 3 की इफेक्टिव डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका कुछ और इसका कैलकुलेशन बचा है, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रहेगा, मुझे पहले इंसर्ट करने दीजिए, ठीक है, शेप कुछ तो आपको जाके अच्छी तरीके से बता दें। तो ये जो एक शेप में जो आपको पहले बनाया मैं यहाँ पे इस तरीके से, ओके, इसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, या फिर मैं एक यहाँ पे रिव्यू में निकाल के देता हूँ आपको, चलो डिवाइड है, मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जो बार एक मैं यहाँ पे दिखा, ये जो बॉटम का बार है, ठीक है, तो बॉटम बार, ठीक है, ये बार इस तरीके से आया, बाद में ये यहाँ पे बेंट हुआ, ओके, इस तरीके से गया, राइट। ये सारा कौन है आराम को, ओके। तो अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है ढांचा, ठीक है, दिस वन और दिस वन। तो ये दोस्तों, ये जो दोनों, ये पूरा डायग्राम बनी, ये दोनों बेंट अप बार का यूज़ करके बनी है, ठीक है। तो ये जो बार है, ये बार कौन सा है, ये बेंट अप बार है, ठीक है, बेंट अप बार मतलब ये बार है और ये बार, ठीक है। तो ये जो बेंट अप बार है, ठीक है, ये दोनों ऊपर के बार, और इसके नीचे रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का बार। एक बार इस तरीके से, मतलब ये अगर मान लिया आपका स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब में आपका एक ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन, ये बार जो आपको हमने यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है, ये जो बार है, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी है। ये जो वर्टिकल बार है, ये 8 mm 30 mm सेंटर टू सेंटर के, और ये जो ऐसे इसमें जा रहे हैं, ये आपके 300 mm सेंटर टू सेंटर है। और जो बेंट अप बार हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, वो उसका जो कैलकुलेशन है, वो इस तरीके से 8 mm एट द रेट ऑफ 8 mm डायमीटर के बार एट द रेट ऑफ 260 mm सेंटर टू सेंटर, दोनों बेंट अप बार, ठीक है। उसके बाद जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हमने निकाला है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ये जो रहेगा, ठीक है, ये जो दोस्तों, ये जो स्टील है, जो ये आपको ग्रीन सर्कल में दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ओके। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, 8 mm बाई मीटर मुझे निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप हमेशा 12% ही निकाल सकते हैं, क्योंकि IS 4.6 आपको यही बोलता है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट पॉइंट, दैट मीन 0.12% ऑफ B into D, ओके। तो इसके हिसाब से मुझे मिला है 162 mm², ओके। तो उसके हिसाब से अगर मैं स्पेसिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, स्पेसिंग फॉर 8 mm डायमीटर, ये मुझे मिलती है 50 into 1000, मतलब एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एरिया, ओके, 162, ओके। तो उसके हिसाब से मुझे 300 मिलता है, ठीक है। तो ये आया मुझे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 300 mm सेंटर टू सेंटर के हिसाब से बनाना है, और जो मेन बार है वो मैंने आपको 8 mm 130 mm बार 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से देना है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है, और साथ ही साथ जो बेंट अप बार है वो मैंने यहाँ पे निकाल के दिए, ठीक है। तो दोस्तों होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और मेरे वेबसाइट पे जाइए www.civilnotes.com, ओके। और ये जो इसकी PDF जो है मैं मेरे वेबसाइट पे डालूंगा, वो डाउनलोड तो नहीं होगी, मैं भी डाउनलोड के लिए रख सकता हूँ मैं, और डाउनलोड होती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।